क्या आपको लगता है जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर सेंट्रलाइजेशन है हमारे देश में, वो हिंडर कर रहा है देश की डेवलपमेंट को? बिल्कुल कर रहा है। आप ये देखिए ना, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ करता था जी। आज की डेट में कंसोलिडेशन ऑफ पावर होते जा रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर खत्म होते जा रहा है। जी। तो इसी वजह से इतने सारे इश्यूज हैं जो हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। जी। पहले की तर्ज पे अगर हम बात करें कि जब पहली सरकारें, जब इंडिपेंडेंट इंडिया नया नया हमारा देश बना था, नया नया देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो सेपरेशन ऑफ पावर था वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड था। सबको अपनी पावर्स पता थी। सब अपने जो तीनों हमारे स्तंभ हैं हमारी डेमोक्रेसी के, चौथे को तो चलो मीडिया को हम चौथा पिलर कह लें, बट जो तीन स्तंभ जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी थे, वो तीनों ही सेपरेटली डिफाइंड थे। उनकी पावर्स, उनके गोल्स, उनके रोल सेपरेटली डिफाइंड थे। बट आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हर जो तीनों पार्ट्स हैं, तीनों एक दूसरे के जो डिसीजंस हैं उसको किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल समय आ रहा है हमारी डेमोक्रेसी के लिए जी। बट आगे तो देश की जनता को ही देखना है, समझना है कि कैसे देश आगे चलेगा। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने मुझे पूछा था कि इंडिया ब्लॉक के होते हुए भी स्टेट इलेक्शंस में इतनी कड़ी हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग अभी भी ये मॉडल फॉलो कर रहे हैं। हम लोग क्या, जो कांग्रेस पार्टी है वो ये मॉडल फॉलो कर रही है कि जो नेशनल पॉलिटिक्स में तो सब एक साथ हैं, बट स्टेट पॉलिटिक्स में सब अलग अलग जाना चाह रहे हैं। अब इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी कि जब 1967 में कामराज जी वहाँ इलेक्शन हारे थे तमिलनाडु में, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो रीजनल प्लेयर्स थे उनके साथ उन्होंने अलायंसेस फॉर्म करने शुरू करे। और अलायंसेस भी ऐसे स्ट्रेटेजिक अलायंस थे कि यंगर ब्रदर इन स्टेट इलेक्शंस एंड एल्डर ब्रदर इन नेशनल पॉलिटिक्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस मॉडल को फॉलो करते करते उन्होंने बहुत ग्रोथ करी। और ऐसा ही मॉडल अगर हम आज, क्योंकि आज तो पहली लड़ाई है इलेक्शन जीतने की, आइडियोलॉजी की लड़ाई, अब ये सब चीजें तो सेकेंडरी होती जा रही हैं क्योंकि जब तक हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे, जब तक हम पावर में नहीं आएंगे, आइडियोलॉजी ना तो हम प्रोपोगेट कर पाएंगे और ना कन्वे हो पाएगी। आइडियोलॉजी से ऊपर तो शायद वेलफेयरिज्म की बात होनी चाहिए, बिल्कुल उस पे भी हम आएंगे सर। बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, कंसिडर किया जाता है, पर क्या ये जो ग्रोइंग रिजेंटमेंट टुवर्ड्स वेलफेयरिज्म है वो हेल्प करेगा इंडियन डेमोक्रेसी को, जहाँ पे सरकारी आंकड़ों में तो मुझे नहीं पता, बट प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि हमने 80 करोड़ लोगों को गरीबी, जो फ्री राशन दिया था, जो गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। अब तो इसकी सबसे बड़ी इशू मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारा नेशनल सेंसस है वो नहीं हो पा रहा है जी। ठीक है, 2021 में होना था, फिर नहीं हुआ, फिर पिछले साल प्लान हुआ था। क्या कारण हो सकते हैं सर? कारण तो अब मैं किसी ना सरकार के बारे में कुछ कहूंगा ना किसी के लिए, बट जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग हैं या क्या मिडिल क्लास है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो बयान दे रहे हैं, या जो सरकार के भी जो आंकड़े हैं कि दिस पार्ट कंप्राइजेस ऑफ द मिडिल क्लास, के जो अभी बजट आया है कि 12 लाख वाली बात आई है कि 12 लाख से नीचे, 12 लाख की इनकम तक पे कोई टैक्स नहीं होगा, रिबेट हो जाएगा। तो पर वो 12 लाख का ब्रैकेट भी तो हम डिफाइन करेंगे कितने लोग आ रहे हैं। हमें तो यही नहीं पता कि हमारे में बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं, या EWS जो कैटेगरी है जिसका रिजर्वेशन भी एक है, वो कैटेगरी कैसे पता चलेगी जब तक सेंसस नहीं होगा। तो सर जब सेंसस हुआ ही नहीं है, तो जो डीलिमिटेशन प्रोसेस है इन द इंडियन लोकसभा, द इंडियन पार्लियामेंट्स, इन बोथ द पार्लियामेंट्स, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो वो किस बेसिस पे होगा? क्योंकि हमें याद होगा, अगर हम बुक्स भी पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है इसके बारे में। जब हम पढ़ेंगे तो 1971 की कैप लगी हुई है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा कि उस समय के सेंसस के हिसाब से आप डिलिमिटेशन होएगा इंडियन पार्लियामेंट में। बट उसके बाद 2000 में जब होना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2024 तक के लिए उसमें रोक लगा दी थी कि 2024 के जब 2021 का सेंसस होगा या पुट फॉरवर्ड, या 24 के बाद जो सेंसस होगा उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा। हम ये देखते हैं कि लोकसभा में आज 878 सीटें हैं बैठने के लिए, बेंच स्ट्रेंथ बता रहा हूँ मैं। तो डिलिमिटेशन किस प्रोसेस में होगा कि पॉपुलेशन बेस्ड अगर होगा तो जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जिन्होंने इसी पे बोलना चाह रहा था कि उन्होंने कंट्रोल इसीलिए करी थी, जो पॉपुलेशन कंट्रोल वो उल्टा पड़ रहा है, उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था। जो नेशनल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज थे, वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया सदर्न स्टेट्स ने। तो अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा तो दे विल बी एट अ लॉस, क्योंकि उनके तो दिक्कत हो गई, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया हो, पर फिर भी उनकी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट में हिंडर करेगी। और शायद उससे शायद हो सकता है कि उन पॉलिसीज में डिफिकल्टीज आए जो उनके हित में हो, और बिल्कुल आएंगे, वो उसको एम्पावर ना कर पाए अपने वोट के साथ, क्योंकि सीटें कम हो जाएंगी। और बस पे यूपी या बिहार में
जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, या राजस्थान जैसे स्टेट हो या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट हो जहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और उनकी सीटें जब उसमें बढ़ेंगी, दिस इज नॉट अ बैड थिंग और राइट थिंग, आई एम नो वन टू डिसाइड, बट इसमें एक प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई ना डीलिमिटेशन कमीशन के लिए।